आज के हमारे चैप्टर का नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। लिविंग थिंग्स लिव एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ। दे लिव डीप इनसाइड द ओशंस वेयर नो लाइट रीचेज इट एंड इट इज़ टोटली डार्क। लिविंग थिंग्स होते हैं वो कहीं पर भी हर जगह रहते हैं। वो हमारे ओशंस में भी रह सकते हैं जहाँ पर कोई लाइट तक नहीं पहुँचती। दे ऑल्सो लिव इन हाई माउंटेन्स विच आर ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो। वो उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में भी रहते हैं जिन पे पूरे टाइम वो स्नो से ढके रहते हैं। दे लिव ऑल अराउंड योर हाउस एंड ऑल्सो इनसाइड योर हाउस। वो आपके घर के आसपास भी रहते हैं और आपके घर के अंदर भी रहते हैं। इन फैक्ट सेवरल ऑर्गेनिजम्स इवन लिव इनसाइड योर बॉडीज़ टू। बल्कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर भी रहते हैं। Plants and animals living in different places are different from each other. They adapt themselves to their surrounding. जो plants और animals होते हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं तो वो सारे एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे जो डेजर्ट एरिया में होंगे प्लांट्स एनिमल वो अलग होंगे, जो हिली एरियाज में होंगे वो अलग होंगे, और वो जहाँ भी होंगे वो वहाँ की सराउंडिंग्स को अडेप्ट कर लेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव इन आइसोलेशन. All organisms, both plants and animals, need food and other materials from their surroundings to survive. जो living things होते हैं वो कभी भी अलग नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, सर्वाइव करने के लिए। एयर, वाटर एंड सॉइल फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स। एयर, वाटर और जो सॉइल है वो हमारे सराउंडिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। The life of an organism is thus affected by the living and non-living things around it. तो जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसकी लाइफ हमारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अराउंड अफेक्ट करती है। यानी कि जहाँ हम रहती हूँ, मेरे आसपास जो जो चीज़ें हैं बेसिकली सराउंडिंग्स में, वो सारी उसको अफेक्ट करती हैं। एवरीथिंग सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज इट्स एनवायरनमेंट। अब जो भी चीज़ हमारे आसपास है और जो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट डाल रहा है वो होता है environment. The study of the relationship between living things and their environment is called ecology. और जब हम लिविंग थिंग्स और उनके इन्वायरमेंट की रिलेशनशिप के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। अब देखो इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी हुई है। अ कैमल लिव्स इन अ डेजर्ट वेयर देयर इज़ वेरी लिटल वाटर वेयर एज फिश लिव्स इन वाटर। अब ये कह रहे हैं कि जो कैमल है वो रेगिस्तान में रहता है जहाँ पे बहुत कम पानी है, बल्कि जो फ़िश है वो पानी के अंदर ही रहती है। कंपेयर अ कैमल विद अ फिश, इन वट वेज दे आर डिफरेंट। अब आप कंपेयर करोगे दोनों कैसे अलग हैं। इन वट वेज डू यू थिंक दे आर अडेप्टेड टू लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। और किस तरीके में उन्होंने उसको अडेप्ट कर लिया वहाँ पर रहने के लिए। अब नेक्स्ट आता है Our environment is made up of living and non-living components. All of them interact with each other. हमारा जो environment है उसके अंदर living और non-living components दोनों ही होते हैं और सारे एक दूसरे से interact करते हैं। The living or biotic components include all living organisms. These constitute the biotic और biological environment. अब जो जीव जंतु होते हैं यानी कि जो जीवित होते हैं, यानी कि उन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, वो सारे मिलकर हमारा एक बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। The non-living और abiotic components include air, water, soil, sunlight, temperature, etc. These constitute the abiotic और the physical environment. और जो non-living things होती हैं जैसे कि air, water, soil, etc. ये सारा मिलकर हमारा physical environment बनाते हैं। These factors affect the living organisms found in the area. और ये जो फैक्टर होते हैं ये हमारे इफ़ेक्ट करते हैं वहाँ के जो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं जिस एरिया में। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द नेचुरल एनवायरनमेंट। और बायोटिक और एबायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिलकर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स भी इस एनवायरनमेंट का एक हिस्सा हैं। वी कैन चेंज द एनवायरनमेंट टू सूट आर नीड्स। टुडे वी डू नॉट लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट सच एज अ फॉरेस्ट। और हम अपनी नीड्स के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रहते, हम फॉरेस्ट में नहीं रहते, हम सबके पास हाउसेज हैं, हमने फॉरेस्ट को कट करके हाउसेज, फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स बना ली हैं। द सिटीज़ और विलेजेस वी लिव इन हैव अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। और जो शहर और जो गाँव में हम रह रहे हैं ये हमारा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, यानी कि हमने खुद बनाया है अपने रहने के लिए।
If you study the environment in different areas such as deserts, hilly or coastal areas, you will find that the environment is different but the basic components are same. और जब आप पढ़ोगे कि जो environment है हमारे अलग अलग एरिया का वो अलग है, जैसे कि डेजर्ट का अलग है, हिली एरिया में अलग है, कोस्टल एरिया में अलग है, तो आप ये देखोगे कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी अलग है, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो सेम है, जैसे कि वाटर वगैरह, एयर तो हमें सब चाहिए होती है ना, तो ये चीज़ें तो सेम ही होती हैं. Biotic components and their interaction. The living or the biotic organisms that make up the biotic components of an environment can be divided into three groups depending on how they obtain their food. अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमने उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा है कि कैसे वो अपना खाना खुद बनाते हैं या कैसे वो अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं. Producers, you know that green plants make their own food from carbon dioxide and water using the energy of sunlight. और आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की मदद में अपना खाना खुद बनाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज़ कॉल्ड दी फोटोसिंथेसिस. और जब वो खाना अपना खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना खाना खुद प्रोड्यूस किया, उन्होंने किसी से लिया नहीं है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीनिंग फूड. और उनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है फूड. कंज्यूमर्स. सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय दी प्लांट्स. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉफ्स. उनको हम कंज्यूमर्स या फिर हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर्स. जितने भी हमारे एनिमल्स हैं इवन ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करके वो सारे कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, हम प्लांट्स के ऊपर या फिर हम एनिमल्स के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड हैं. Herbivores such as cows, deers and goats are animals that eat plants. They get their food directly from the plants. Such animals are known as primary consumers. अब herbivores होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है, जो हमारा plant eating animals होते हैं वो अपने खाने को प्लांट से लेते हैं, तो इन एनिमल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. Carnivores such as tigers and wolves eat other animals. Thus they get their food indirectly from the plants. They are called secondary consumer. अब जो कार्निवोरस होते हैं यानी कि जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, जैसे कि टाइगर्स, वुल्व्स वगैरह, ये अपना खाना इनडायरेक्टली प्लांट से ले रहे हैं, क्योंकि वो जिन जानवरों को खाते हैं वो तो प्लांट्स खाते हैं ना, तो इसलिए वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए. ओमनीवोर्स सच एज ह्यूमन्स, बियर्स एंड क्रोज कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ओमनीवोर्स होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गया, बियर्ड्स हो गए, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से अपना खाना लेते हैं. नेक्स्ट आता है डीकम्पोजर्स. बैक्टीरिया एंड फंगाई आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. दीज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, ये हमारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, पर हम इन्हें नॉर्मल अपनी आइज से नहीं देख सकते हैं, तो इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. दे आर कंज्यूमर्स दैट फीड मेनली ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. ये कंज्यूमर्स होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं. The nutrients that producers absorb from the soil are passed on to all the consumers. अब जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हमारे सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो हमारे कंज्यूमर्स के आगे पास हो जाते हैं. जैसे कि मैंने प्लांट को खाया, मतलब प्लांट प्रोडक्ट खाया, तो प्लांट प्रोडक्ट में जो भी न्यूट्रिएंट होंगे वो सारे मेरे अंदर आ जाएंगे और मैं एक कंज्यूमर हूँ. When a producer or a consumer dies, bacteria and fungi act to break down or decompose the dead material of its body into the nutrient substances it was made up of. और जब जो कंज्यूमर होता है वो मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी से क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो क्या होगा कि उसमें जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे सॉइल में चले जाते हैं. दे केम एंड मिक्स विद अर्थ. वो क्या करते हैं, वो सॉइल में जाते हैं और उसमें मिल जाते हैं. Therefore बैक्टीरिया एंड फंगाई आर नोन एज डीकम्पोजर. तो जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं इनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं. Thus the decomposers serve a very useful purpose of maintaining the balance of nutrients in the soil by returning the nutrients to it. तो जो decomposers होते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये जो हमारे सॉइल का न्यूट्रिएंट होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं कि वो वापस, जैसे हमने प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स ने लिया
फिर कंज्यूमर का जब वो मर जाएंगे तो उनकी डेड बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो वापस सॉइल में चला जाए। इन दिस वे नेचर रिसाइकल्स द न्यूट्रिएंट्स दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम द सॉइल। तो इस तरीके से जो क्या होता है, नेचर हमारा रिसाइकल कर लेता है न्यूट्रिएंट को जो सॉइल से लिया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस द टोटल अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स डज नॉट चेंज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है ये चेंज नहीं होता। सो वट हैज़ बीन टेकन अवे मस्ट बी पुट बैक फॉर लाइफ टू सर्वाइव। तो जो चीज़ ली गई है उसे वापस देना ही पड़ेगा ताकि ये चीज़ सर्वाइवल चल सके। Interactions among biotic components. Animals depend on plants for food, oxygen and shelter. Some other things we humans get from the plants are medicines, spices, wood, timber, rubber, cotton and jute. अब जानवर जो होते हैं जैसे कि जानवर जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और अपने शेल्टर के लिए। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो प्लांट से क्या क्या चीज़ें लेते हैं, जैसे कि मेडिसिन लेते हैं, स्पाइसेस लेते हैं, वुड लेते हैं, टिम्बर लेते हैं, कॉटन लेते हैं और जूट लेते हैं। और इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें प्लांट से लेते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन दी एनिमल्स फॉर द पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ द सीड्स। अब जो प्लांट होते हैं वो जानवरों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनके जो सीड्स हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो पाए, पॉलिनेट हो पाए। दीज हेल्प प्लांट्स इन रिप्रोडक्शन। तो इससे क्या होता है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल एक्सक्रीटा एंड देयर डेड बॉडीज़ ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। अब जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और जो डेड बॉडीज़ होती है उससे सॉइल में न्यूट्रिएंट जाता है। दे एक्ट एज द मैन्योर एंड प्रोवाइड मिनरल्स फॉर द प्लांट ग्रोथ। ये एक खाद की तरह काम आते हैं और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए मिनरल भी प्रोवाइड करते हैं। Abiotic components and their interactions with biotic components. All biotic components in a habitat share the abiotic components such as air, water, soil, temperature and sunlight. अब जितने भी हमारे बायोटिक components होते हैं जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट होगा, ये सारे हमारे मतलब ये जो हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स बोले हैं इनसे हैबिटेट शेयर करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। देयर इज़ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टू। और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कांस्टेंट इंटरेक्शन होती है, यानी कि लेन देन चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स नीड लाइट एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड, दे ऑल्सो नीड सॉइल टू ग्रो। अब जैसे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको वाटर और सनलाइट, एयर चाहिए होता है ना अपने खाना बनाने के लिए, और उन्हें सॉइल भी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। सो द एनिमल्स ऑल्सो कैन नॉट लिव विदाउट फूड। और जो जानवर हैं वो भी बिना खाने के नहीं जी सकते, ना वाटर के और ना एयर के। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज टू सर्वाइव। तो जो जानवर और प्लांट्स होते हैं दोनों को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट आती है हमारी हैबिटेट। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड वाई लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो आइसोलेशन में क्यों नहीं रह सकते। क्योंकि हम सब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। All living organisms are dependent on each other, not only for food but also for the other basic necessities. तो जितने भी living organisms हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ना कि सिर्फ फूड के लिए बल्कि बाकी भी नेसेसरी चीज़ों के लिए। There may be several living things, plants, animals and माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ प्लेस लाइक अ फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। द फॉरेस्ट इज़ देयर लिविंग एरिया और हैबिटेट। जो फॉरेस्ट एरिया है वो उनका लिविंग एरिया है, वो उनके रहने की जगह है। द वर्ड हैबिटेट मीन्स द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है। इट इज़ द नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गेनिज्म की नेचुरल लिविंग प्लेस है। द हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म विद द फूड, शेल्टर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन बेस्ट सूटेड फॉर इट टू सर्वाइव, ब्रीड एंड फ्लरिश। अब जो हैबिटेट होती है ऑर्गेनिज्म की वो उसको खाना प्रोवाइड करती है और शेल्टर प्रोवाइड करती है और क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो सारी उसके लिए सूटेबल होती हैं। Thus a place where the condition for the existence of a living organisms are present and where it can survive, breed and flourish is called the habitat of that organism. अब एक वो जगह जहाँ पे कंडीशंस होती हैं हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस की जो प्रेजेंट होती है, जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकता है, ब्रीड कर सकता है और अपने आप को फ्लरिश कर सकता है, उसको हम
उस ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ द कैमल एंड द कैक्टस प्लांट इज़ द ड्राई सैंडी डेजर्ट दैट ऑफ एन अर्थवर्म इज़ अ मॉइस्ट सॉइल। अब अगर हम एक कैमल के हैबिटेट को एक्सप्लेन करेंगे तो वो डेजर्ट में रहता है, ठीक है, वो जगह बिल्कुल सूखी है। और अगर हम अर्थवर्म के देखेंगे तो वो गीली मिट्टी में रहता है। दैट इट इज़ फॉर अ फ्रॉग इट इज़ अ पॉन्ड और अ लेक, दैट ऑफ अ टाइगर इज़ अ फॉरेस्ट। और ऐसे ही जो फ्रॉग होगा उसके लिए पॉन्ड है और एक लेक है, और जो टाइगर है उसके लिए फॉरेस्ट है। अ हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक इन्वायरमेंट्स, बोथ दीज आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक जो हैबिटेट होती है ऑर्गेनिज्म की वो बायोटिक भी होती है और एबायोटिक भी होती है, और जो दोनों चीज़ें वो हमारी एसेंशियल होती है एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द हैबिटेट ऑफ अ टाइगर आर एज फॉलोज। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे कि टाइगर है तो उसके लिए कौन कौन सी कॉम्पोनेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं उसके एक हैबिटेट के लिए। एनिमल्स दैट द टाइगर कैन हंट एंड फीड अपॉन। अब वो जानवर होने चाहिए जिस पे टाइगर उनको हंट कर सके और उन्हें खा सके। प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ शेडी ट्रीज वेयर इट कैन रेस्ट एंड श्रब्स वेयर इट कैन हाइड एंड वेट फॉर इट्स प्रे। और प्लांट्स होने चाहिए जहाँ पे उसको शेड मिले, छाया मिले और वो रेस्ट कर सके, और श्रब्स होने चाहिए जहाँ पे वो छुप सके अपने शिकार को मारने के लिए। सफिशेंट रेनफॉल एंड सूटेबल टेम्परेचर फॉर द टाइगर एंड द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। तो वहाँ पे सफिशेंट रेनफॉल होनी चाहिए, उनके लिए टेम्परेचर सूटेबल होना चाहिए ताकि बाकी के एनिमल्स और प्लांट्स भी वहाँ पे रह सके। कैन यू थिंक ऑफ द अदर कॉम्पोनेंट्स? क्या आप और भी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो?